सुप्रभातं विद्यार्थिनः। तत्र अस्माभिः अधीयते अध्याप्यते वा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणम्। संज्ञाप्रकरणे तत्र स्वरवर्णविभाजनप्रकरणविषयः पाठ्यते। स्वरवर्णानां तत्र कथं विभाजनं क्रियते। प्रथमं तावत् ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदः इति भेदत्रयं निरूपयिष्यते। पुनः ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदानां यथाक्रमं प्रत्येकम् उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदैः तत्र पुनः त्रिधा विभाजितम्। तदेवं नवप्रकारकाः स्वरवर्णाः भवन्ति इति पूर्वं तत्र सूत्रद्वयेन तत्र प्रतिपादयिष्यते। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदा पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरितः। पुनः तत्र पुनः अनेके सूत्राः आगताः। ये ह्रस्वस्य किं तावत् स्वरूपं, पुनः दीर्घस्य किं तावत् स्वरूपं, प्लुतस्य किं, फिर उदात्तस्वरः कस्तावत् भवति, पुनः अनुदात्तस्वरः कस्तावत् भवति और स्वरितः कः भवति। विद्यार्थियों, पहले बताया गया कि ये स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा कहा गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इस ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये काल कर्तृक है, समय साध्य है। ह्रस्व में जितना समय लगता है उससे अधिक समय दीर्घ स्वर में, उससे अधिक प्लुत स्वर में, इसलिए एक मात्र, द्विमात्रक, त्रिमात्रक ऐसे बताया गया। उसके पश्चात फिर प्रत्येक जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, प्रत्येक भेद तीन तीन भेदों से विभाजित है। वह है उदात्त अनुदात्त स्वरित। उसके भी स्वरूप निरूपण किया गया है कि उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारेश्वरितः। इस प्रकार तीन सूत्रों के द्वारा उस बात को भी बताई गई है। ये जो है स्थान कर्तृक, पहले काल कर्तृक, स्थान कर्तृक स्वर है कौन, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये जो भेद है। तो इस प्रकार नौ भेद होने के पश्चात अब आगे प्रत्येक भेदः तत्र द्विधा विभज्यते। प्रत्येक भेद दो दो भाग में बांटा जाता है। वह कौन, अनुनासिक अननुनासिक। जो नौ भेद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर ह्रस्व के तीन तीन हो गए उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत के उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर इसके फिर दो दो भेद बन जाएंगे। डायग्राम बना के आप देख सकते हैं। पहले बना लीजिए ऐसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व के फिर तीन तीन बना दीजिए, फिर दीर्घ के तीन तीन बना दिए उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे बना दीजिए। फिर इनको दो दो भाग में बांट देंगे, अनुनासिक अनुनासिक। जो नौ भेद है इसको दो दो भाग में बांट दे, अनुनासिक फिर अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, जो नाक, जो नासिका, जो हमारा इंद्रिय है, नासिका के संपर्क से आकर जो वर्ण उच्चारित होते उसको अनुनासिक कहेंगे, और नाक के संपर्क के न आकर जो वर्ण उच्चारित हो जाते हैं वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ई ये हो गया, और अ ई उ, ये क्या है, अनुनासिक। तो इसके लिए सूत्र बता रहे हैं कि मुखनासिका वचनोनुनासिकः। तो यहाँ पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय का पहले चरण का 18वां सूत्र जो है वह है मुखनासिका वचनोनुनासिकः। तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तो मुखनासिका वचनोनुनासिकः में संधि विच्छेद करें, मुखनासिका वचनः धन अनुनासिकः बराबर
मुखनासिका वचनो नुनासिका। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण अनुनासिक संजस्यात्। मुख के साथ साथ नाक के संपर्क से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है। यथा अ ई उ री, ये जो वर्ण हैं ये एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदा। भाई अ ई उ री ए ओ ऐ औ 11 स्वर हैं। अ ई उ री ए ओ ऐ औ 9 है। अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये जो 9 वर्ण है, 9 वर्ण में से अ ई उ री ये जो 4 है प्रत्येकम अष्टादश भेद का। प्रत्येक वर्ण 18-18 भेद के हैं। प्रत्येक में 18-18 भेद है। कैसे? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर इसमें फिर भेद हो जाएंगे अनुनासिक 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 अनुनासिक, इस प्रकार 18 भेद। अ ई उ री। लेकिन ली वर्ण जो है, ली वर्ण से 12 वर्ण भेद। ली वर्ण का 12 भेद है, 12 भेद है, 6 भेद कम है। क्यों? न तस्य दीर्घाभावा। ली वर्ण का दीर्घ तो नहीं होता है। ह्रस्व में प्रयोग तो होता है ली वर्ण और प्लुत में होता है, इसलिए 6 भेद इसके कम हो गए। और आगे जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले एचाम अपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावा। एच आने ए ओ ऐ ओ, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के भी 12 भेद है। क्यों? ना इनका ह्रस्व का अभाव है। ए ओ ऐ औ ये प्रत्येक दीर्घ वर्ण होते हैं, इनके ह्रस्व नहीं होता। दीर्घ प्लुत होते हैं, ह्रस्व वर्ण नहीं होता। ए का दीर्घ ऐ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ए अपने आप में दीर्घ है, ऐ अपने में दीर्घ है, इसलिए छंद शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं ए को दीर्घ वर्ण माना जाता है, गुरु वर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिका स्यात्। मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। तो अनुनासिक वर्ण जो है आप जानते हैं 5 होते हैं। यम गणनानम नासिका च, आगे पढ़ेंगे। यम म ग न न, ये 5 वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसलिए इनके संपर्क में आने वाले स्वर वर्ण वो अनुनासिक कहलाएंगे। अ ई उ री इन वर्ण के प्रत्येक 18 प्रकार है। और ली वर्ण 12 भेद, इनमें दीर्घ का अभाव है। और ए ओ ऐ औ इनका ह्रस्व का अभाव होने के कारण ये भी 12 भेद है। तो इस प्रकार यहाँ एक चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, जैसा कि पुस्तक में मैंने आप लोगों को पूर्व कक्षा के समय तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने आपको PDF करके भेजा इसका चार्ट। उसको आप देखा होगा और अभी भी है तो उसको खोल लीजिए और उसके अनुसार आप समझ लीजिए इसका विज्ञान जो आपको बताया गया कि इनके 18 भेद होते हैं, इनके 12 होते हैं और इनके भी 12 होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर अनुनासिक अननुनासिक, इस प्रकार 18 भेद हो गए।
ये 18 जो है, 18 को हम 3 कैटेगरी में डालेंगे। एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है ना, जिसके 18 भेद होते हैं, और एक कैटेगरी है जिसमें 12 भेद होते हैं, और एक कैटेगरी जिसमें 12 भेद होते हैं। एक कैटेगरी 18 भेद है जिसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होने की वजह से 18 हो रहे हैं, और कुछ भेद हैं तो उसके ह्रस्व के अभाव में क्या होगा, वो 12 भेद होगा, और कुछ है उसके दीर्घ के अभाव में 12 भेद। आप देखिए अ ई उ री री, अ ई उ री री, इनको देख लीजिए। अ ई उ री जो है इस प्रकार चार्ट में बनाया, उसमें और अ ई उ री ए ओ आई ओ, उसमें री को हटा दिया, और फिर लास्ट में देखो अ ई उ री री ए ओ आई ओ, उसमें सारे आ गए। ये सब प्लुत संज्ञक जाएंगे, और ये सारे अ ई उ री ए ओ आई ओ ये सब दीर्घ संज्ञक है, इसमें प्लुत नहीं है। और अ ई उ री री इसमें ह्रस्व संज्ञक है। अ ई उ री ए ओ आई ओ जो देख रहे हैं, जो दीर्घ संज्ञक, इसमें जो अ का मतलब हो आ, ई का मतलब वहाँ ई, उसका दीर्घ बन जाएगा, ऊ का मतलब उसका दीर्घ बन जाएगा ऊ, और ई का जो है री है, और ये अपने आप में दीर्घ है, वो अपने आप में दीर्घ है, आई अपने आप में दीर्घ है, वो अपने आप में दीर्घ है। इसी प्रकार तीसरे चार्ट में देखिए, इसमें अ ई ये प्लुत है, अ का प्लुत रूप है, ई का प्लुत रूप है, ऊ का प्लुत रूप है, और री का प्लुत रूप है, और ए का प्लुत रूप है, ओ का प्लुत रूप है, आई का प्लुत रूप है, आई का ओ का प्लुत रूप है। इस प्रकार आप विभाजन करके देख सकते हैं। आप इसको अलग तरीके से भी चार्ट बना सकते हैं भाई, जो 18 भेद वाले अलग है, 12 भेद वाले अलग है, और 12 भेद वाले अलग है। इस प्रकार कर सकते हैं। आगे बढ़ें विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले स्वर का 3 भेद में बांटा गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो काल कर्तृक है। फिर 3 भेद में प्रत्यय को बांटा गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित, स्थान भेद, ऊपरी भाग तालवादी, नीचे भाग तालवादी, और समाहार स्वरित, दोनों के ऊपरी भाग और नीचे भाग के उच्चारण स्थान के संपर्क से उच्चारित होने वाला स्वरित जो स्थान भेद है। और फिर ये प्रत्यय क्या होगा ना, अनुनासिक अनुनासिक भेद में बंट जाएंगे। 18 भेद होंगे, परंतु ये कह रहे अ इनके प्रत्यय के 18 भेद तो हो जाएंगे, परंतु लृ वर्ण जो है उसका दीर्घ अभाव से वो क्या लगेगा, 12 होगा, और ए ओ आई ओ इनके भी 12 भेद होंगे, क्योंकि इनका ह्रस्व का अभाव है। ये नासिका स्थान के कारण इस प्रकार भेद हुए। और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। सवर्ण माने समान वर्ण, एक वर्ण से ताल्लुकात रखने वाला व सादृश्य रखने वाला वर्ण, उसको सवर्ण कहते हैं। तो कैसे सादृश्य रखता है, कैसे बराबर उसके जैसे दिखाई देता है? भाई दिखाई देना, सुनाई देना, सुनाई देगा किससे ना, उसके उच्चारण स्थान से, स्थान साम्य होना चाहिए। बोले तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नः यस्मिन् तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, तो ये दोनों जिसका जिसके साथ तुल्य है, बराबर है, वो परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं।
जैसे ता और था, ये सवर्ण कहलाएंगे क्योंकि दोनों दंत्य स्थान है और दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही है और स्पृष्ट यत्न भी है। अतः आभ्यंतर प्रयत्न जो स्पृष्ट वर्ण है, इसीलिए आभ्यंतर यत्न स्थान एक ही होने के कारण ये त और थ परस्पर सवर्ण है। यहाँ के वार्तिक के आकर खड़ा हो जाता है लील रू वर्णयो मीतः लासावर्ण्यम वाच्यम। रू और ली ये दोनों वर्णों के परस्पर सवर्ण संज्ञक ऐसा कहा जाना चाहिए, इनकी सवर्णता कहनी चाहिए। कत्यायन जो कि वार्तिककार जो कमियाँ रह जाती उसको बताते हैं। जैसे कि तबलकार, तबधन ऋकार तबलकार, यहाँ जो लृ है वो क्या कहते हैं, वह सवर्ण संज्ञक होता है। ऋकार और लुकार की परस्पर संज्ञा होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। तबलकार आदि प्रयोग के लिए इसी सवर्ण संज्ञा करना अति आवश्यक है। स्तुति की पूर्ति की लिए कात्यायन ने इस प्रकार वार्तिक कहा कि रीलु वर्णो मिथा सवर्ण्यम वाच्यम। रीलु वर्णों का उच्चारण स्थान अलग होने पर री मूर्धना री का उच्चारण स्थान दांत है, दोनों का स्थान अलग है, फिर भी दोनों की होगी क्योंकि प्रयोग में आया है ऐसा। क्योंकि व्याकरण शास्त्र तो नियम बाद में बने, पहले दृष्टांत उदाहरण प्रयोग के अनुसार सूत्र चलते हैं। इस प्रकार हुआ। अब इसके पश्चात वर्णों की उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान का विज्ञान, जैसे आ ई उ री से लेकर के जो वर्ण हैं, सारे वर्ण अ से लेकर ला तक जो अल है, 14 महाश्री सूत्र के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, इनके उच्चारण होने का विज्ञान कैसे न उच्चारण स्थान सब वर्णों का अलग अलग है। तो उस उच्चारण स्थान का अगर पता चल जाए, सही तरह से वर्ण उच्चारित हो सकते हैं। ये वर्णों का सम्यक रूप से उच्चारित होना बहुत जरूरी है। संस्कृत शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वेदों में तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि साधु शब्द का प्रयोग करने के लिए उच्चारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उच्चारण भेद से क्या हो जाएगा, अर्थ अनर्थ भी हो जाता है। सही तरह से अगर उच्चारित नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, भाव की अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती है। इसलिए सही तरह से उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण एक विज्ञान है, वर्णों का उच्चारण सम्यक रूप से हो पाना विज्ञान है। और वर्णों का सम्यक उच्चारण होने से शब्द का साधु प्रयोग होगा। और इसलिए साधु प्रयोग जो होता है, जिस शब्द का साधु रूप से प्रयोग होता है, सही तरह से प्रयोग होता है, साधु प्रयुक्त जो शब्द होता है वह कामधुक होता है। कहा गया है एक शब्द सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके कामधुक भवति। एक अगर शब्द सही तरह से प्रयोग किया है तो वो स्वर्ग और लोक में अभीष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि 100 शब्द का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। 100 शब्द कर रखा है, मैंने सुशब्दता, शब्दनिष्ठता। ये शब्द ब्रह्म है, उसको सम्यक रूप से अगर प्रयोग नहीं किया जाए, सम्यक रूप से उसका उच्चारण नहीं किया जाए, तो फिर उसका अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। वेदों में जैसे इंद्र शत्रु वर्धस्व आदि आदि उसमें इस प्रकार बताया गया है। प्रसंग भिन्न है, समय सापेक्ष है। उसको आप अधिक जब MA वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जैसे निरुक्त है और यास्क के, तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सम्यक ज्ञान होगा। अभी इसी के अनुरूप हम चलेंगे। कल आने वाली कक्षा में हम पुनः वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।